नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत। आज आपके सामने बीपीएससी का इंटरव्यू सेशन को लेकर के आया हूं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने कई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित किया है, खास करके मेंस का, जिसमें से आपका CDPO का है, इसके बाद ऑडिटर का है, इसके अलावा 67th बीपीएससी का रिज़ल्ट आने वाला है। ऐसे स्थिति में प्रेरणा IAS के तरफ से निःशुल्क इंटरव्यू प्रोग्राम चलाया जा रहा है, खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनके पास उतने आर्थिक क्षमता नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते उच्च खास करके UPSC BPSC के एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। PT का, मेंस का, अभी जो इंटरव्यू का प्रोग्राम है सभी के लिए ओपन आयोजित की जा रही है, चाहे किसी भी तरीके के, किसी समृद्ध स्टूडेंट हो या तो पुअर स्टूडेंट हो, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए अपने आप को क्वालिफाई किया है, उनके लिए इस संस्थान के माध्यम से कुशल शिक्षक के नेतृत्व में, साथ ही साथ जो ऑफिसर्स वर्तमान में कार्यरत है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पे आते हैं उनके दिशा निर्देशन में। और इतना ही नहीं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या तो जिन्होंने इंटरव्यू के लिए विशेष अनुभव प्राप्त किया हुआ है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे निःशुल्क इंटरव्यू प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को चलाई जाती है। इतना आपको जानकारी मिल गई है। तो दोस्तों, अभी देखिए जो हमारे सामने इंटरव्यू के लिए चीज़ें आ रही है कि कौन कौन सा, तो फिर से एक बार बता दूँ, CDPO, ऑडिटर, 67th BPSC का, प्रोजेक्ट मैनेजर का, इसका इंटरव्यू के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ मॉक इंटरव्यू भी लिया जाता है जो निःशुल्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि हमें सबसे पहले एक समस्या जो रहती है कि इंटरव्यू से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। खास करके वैसे स्टूडेंट का क्वेरीज है जो पहली बार इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले जिसने इंटरव्यू दिया है, हालांकि उनके पास उतनी ज़्यादा तो क्वेरीज नहीं रहती है, क्योंकि अनुभव उनके पास है। जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे CDPO का हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, चाहे ऑडिटर का हो, या तो फिर 67th BPSC का जो रिजल्ट आने वाला है उसका, तो ऐसे स्थिति में इंटरव्यू से पहले सबके सामने जो सबसे बड़ा वैसे लोगों के पास जो चुनौतियां आती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए इंटरव्यू से पहले। तो दोस्तों, जिस दिन से रिज़ल्ट आपकी आई है, तो उसी दिन के बाद से आपके पास इंटरव्यू को लेकर के तनाव बढ़ गया होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम का मैं इंटरव्यू लेता रहा हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में अनुभव है और उन अनुभव को मैं शेयर भी करना चाहता हूं कि देखिए इंटरव्यू से पहले क्या क्या तनाव होता है। एक तो सबसे पहले कि जितने दिन भी आपका इंटरव्यू बचा हुआ है, उन दिनों में आपके मन में जो ख्यालात आ रही है कि इंटरव्यू कैसा रहेगा, हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या हमें पहनना है, क्या पूछा जाएगा, किन संस्थान में इंटरव्यू जाके देना है, और उस दिन हमारे साथ क्या होगा, तो बहुत तरह के ख्याल आते हैं। तो सभी के साथ जेन्युइन है कि इस तरह के ख्यालात आएंगे ही। तो जिस दिन से आपका रिजल्ट आया है, और यदि उस दिन से आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो इस वीडियो के बाद आप लोग अलर्ट मोड में आ जाएं। जब भी आपका इंटरव्यू है, कई एग्ज़ाम का तो आपका इंटरव्यू डेट भी घोषित कर दिया गया है, तो जिस तिथि को एग्ज़ाम है उस इंटरव्यू के दिन तक आपके सामने क्या क्या कार्य होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। तो प्रत्येक दिन कम से कम आपको एक अखबार तो पढ़ने ही चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत अखबार में जो आती है कि अखबार कौन सा पढ़ा जाए, किस प्रकार के अखबार पढ़ा जा सकता है। तो सबसे बड़ा समस्या है कि हिंदी मीडियम का अखबार या तो अंग्रेजी मीडियम का अखबार। देखिए, मेंस का यदि तैयारी होता तो हिंदी मीडियम का अखबार उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं दिखता है जितना कि आपका इंग्लिश मीडियम का, यानी कि जो इंग्लिश अखबार है, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो। लेकिन इंटरव्यू में इन सारी चीज़ों को ज़्यादा हम लोग तरजीह नहीं देते। खास करके इंटरव्यू बोर्ड में भी उतना इस चीज़ का मायने नहीं रहता है। हाँ, जो अखबार जो आप
नित्य दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं, खास करके बिहार में जो अखबार चलती है, जिसमें से कुछ हिंदी अखबार प्रचलित है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। तो इन अखबारों का उपयोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में द हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें द हिंदू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हिंदू। इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये 3 अखबार का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अखबार में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि कई बार जो है स्टूडेंट को लगता है कि अखबार क्यों पढ़ना आवश्यक है, और चुनौती यह है कि आपको सही समय पे अखबार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, कहाँ पे आप रह रहे हैं। लेकिन चुनौती अब उतना नहीं है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से भी अखबार मिलता है, और कहाँ पे आप रह रहे हैं। तो कम से कम जितने दिन तक आपका इंटरव्यू बचा हुआ है, तो 2-3 अखबार तो हिंदी मीडियम का या तो इंग्लिश मीडियम का ज़रूर पढ़ें। जिस लैंग्वेज में आप पसंद करते हैं आप ज़रूर पढ़ें। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पास जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं आपको पता होना चाहिए उस दिन से। इसके अलावे आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए कि पहला कि एक आप योगा निश्चित करना स्टार्ट कर दें। योग करने से आपका जो तनाव है वो तनाव कम होगा, कपालभाति वगैरह सब करें। इसके अलावे इंटरव्यू के लिए कुछ खास चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए कि पहला कि आपको मॉक इंटरव्यू किसी भी अच्छे संस्थान में देना चाहिए। वहाँ पे अच्छे संस्थान का सेंस ये हुआ कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, ऐसे जगह पे इंटरव्यू ना दें जहाँ की कोई अनुभव प्राप्त नहीं है और पैसे भी लिया जाता है, लेकिन बच्चों को वहाँ पे नेगेटिव फीलिंग ही आता है। क्यों नेगेटिव फीलिंग आता है कि ऐसे ऐसे अनाप शनाप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंटरव्यू से कोई रिलेवेंसी नहीं है। वहाँ पे बोर्ड में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बिना मतलब का आपको और भी प्रेशर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे संस्थान में इंटरव्यू दें जहाँ की अच्छे बोर्ड हो, अच्छे तरीके से इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया जाए, आपको अच्छा फीडबैक मिले। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रेरणा IAS एकेडमी आपको निःशुल्क इंटरव्यू करा रही है, चाहे तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। इसके अलावे जो सेकेंड आपका जो सबसे बड़ी चीज़ें आती है इंटरव्यू से, कि इस दौरान इंटरव्यू से पहले सर्टिफिकेट पे काम कर लें। क्योंकि पहले यदि आप सर्टिफिकेट पे काम किए हुए होते हैं तो क्या होता है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन तक आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कई बार तो ये समस्या आती है कि इंटरव्यू देने से पहले हमें किन किन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लीजिएगा सर्टिफिकेट में क्या क्या चाहिए आपको। तो सर्टिफिकेट में दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC कास्ट के हैं या ST से हैं या तो फिर OBC से हैं तो OBC उनके लिए आवश्यक है, OBC सर्टिफिकेट। इसके अलावे आप EWS से हैं तो अपना EWS से सर्टिफिकेट इंटरव्यू से पहले आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि कई बार मौका नहीं देते हैं और उस दिन तक नहीं बनता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और तनाव में आप रहते हैं, अपने आप को 100% नहीं दे पाते हैं। तो पहला ये है। दूसरा मैट्रिक के मार्कशीट, इसके अलावे इसका सर्टिफिकेट, यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं बाहर आया है या तो नहीं अभी तक आया है तो आप इतने दिनों में कर सकते हैं। यदि खो गया है तो निकलवा सकते हैं, या तो कहीं पे रखा गया है तो उसको पहले से ढूंढ करके अरेंज करके रख सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, इंटर वाले जो ISC आपने किया है या इंटर किया है इसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक हो जाएगा उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट ये चाहिए। इसके अलावा आपको फ़ोटो चाहिए, लेटेस्ट जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वह फ़ोटो आप कलेक्शन कर लें, 5, 7, 10 फ़ोटो आप खिंचवा लें और उस दिन वहाँ तक आप एक फ़ाइल में फ़ोटो लेके जाएंगे। एक तो बायोडेटा पे, 2 बायोडेटा पे लगेगा। अपने पास भी रखना है कि बाय द वे यदि फ़ोटो वहाँ पे खो जाए या तो
कुछ हो जाए तो अपने पास फ़ोटो पर्याप्त मात्रा में रखना है। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आप लेके जाएंगे क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड दिया होगा, तो वहाँ पे आपको इसका फ़ोटो स्टेट लगेगा। इसके अलावा बायोडेटा फॉर्म जो है एग्ज़ाम से पहले अभी जो है आयोग के द्वारा एक मतलब जो इंटरव्यू का डेट निर्धारित करेगा, इसके बाद उस तरह से स्टूडेंट वाइज बायोडेटा फॉर्म वो अपलोड कर देता है, उसको आप नेट से साइट से जा कर के निकाल सकते हैं, उसको भरना है। इसके अलावा क्या करना है कि बायोडेटा का फॉर्म यदि आप करते हैं तो बायोडेटा के फॉर्म में आपका सारा एड्रेस लिखने के बाद उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है पोस्ट प्रेफरेंस का होता है। तो ख़ास करके CDPO वाले प्रोजेक्ट मैनेजर और जो आपका ऑडिटर है इसके लिए तो पोस्ट प्रेफरेंस पहले पहले ही दे दिया गया है। तो जो 67th का जिनका इंटरव्यू है खास करके उनके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि कई पोस्ट उसमें हैं, SDM है, DSP है, आपका और भी एजुकेशन सेवा से है, निर्वाचन पदाधिकारी का है, बहुत सारी सेवाएं उसमें हैं। तो इसलिए उसमें जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस पे ध्यान देना है। और जो आपके नज़दीक में या तो से आप इस बारे में पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें पोस्ट प्रेफरेंस को देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, सेकंड पे किसको देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बावजूद अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, अच्छे रैंक लाने के बावजूद यदि पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं देते तो उस अनुसार से पोस्ट का अलॉटमेंट आपका नहीं होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस वाला अच्छे तरीके से भर लेना है, जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछ करके खास करके। और इतने जितने भी सर्टिफिकेट आपका है, जितना भी मैंने बताया है, उन सारे सर्टिफिकेट को अच्छे से अरेंज करके फ़ोटो स्टेट करवा के, क्योंकि आपका 2-2 फ़ोटो स्टेट तो करवा ही लेना चाहिए, वहाँ जमा होगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा करके रखिएगा, उससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि फ़ोटो स्टेट में सही तरीके से साफ़ नहीं आता है तो अतिरिक्त रूप से मांग लिया जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में 2-3 सीट करके सब फ़ोटो स्टेट एक्स्ट्रा करवा के रखेंगे। और कहाँ पे रखेंगे तो एक फ़ाइल ख़रीद लेना है। एक फ़ाइल जो है मार्केट में अच्छे से फ़ाइल आ जाता है 100-150 रुपया में, तो उस फाइल को लेकर के जाइएगा साथ में, तो उसमें सारा अच्छे तरीके से अरेंज रहेगा। ओरिजिनल कॉपी अलग जगह पे रखेंगे, फ़ोटो स्टेट अलग जगह पे रखेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करना है। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस और जितना भी सर्टिफिकेट है उसके अरेंज होने के बाद आपको क्या करना होगा कि ड्रेस को लेकर के काफ़ी चलिए ड्रेस वाला बाद में आते हैं, पहले आते हैं कि इंटरव्यू के दिन क्या करना है। ठीक है, ये सारा आपका अरेंज हो गया। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, मान लेते हैं कि किसी भी तिथि को, मान लीजिए 3 जुलाई अगस्त को, मान लीजिए 3 अगस्त को आपका इंटरव्यू है। तो उस दिन आपको क्या करना है कि इंटरव्यू के दिन आपको सुबह में 6 बजे उठ जाना है और उससे पहले दिन, एक दिन पहले आपको सही समय पे 10-11 बजे तक खा पी के सो जाना है। इसके बाद 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले जो अखबार आता है, अखबार को पढ़ लेना है। अखबार पढ़ने के बाद जिस भी अखबार को पढ़ रहे हैं तो 5 जो प्रमुख हेडलाइन है, प्रमुख जो मुख्य समाचार है, हेडलाइन है, उसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में। या तो एक चीट बना लीजिएगा, जैसे एक पेज फाड़ करके उसमें 5 जो है हेडलाइन, और वैसे हेडलाइन जो कि आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का हो, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हो, इसके अलावा या तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला हो, या तो फिर आपका जुडिशियल सिस्टम से हो या इकोनॉमिक्स से हो। तो ऐसा न्यूज़ जो कि रेलिवेंसी हो उसकी, ऐसा नहीं कि कोई लोकल न्यूज़ को हेडलाइन बना देना है। मतलब जो कि आपके लिए लगे कि नहीं नेशनल, इंटरनेशनल या इम्पोर्टेंस का न्यूज़ है, तो वैसे न्यूज़ को आपको 5 का हेडिंग बनाना है। और हेडिंग बनाने के साथ, लिखने के साथ साथ उसके अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करके वहाँ से सवाल को जनरेट करना है। उसी 6 बजे से लेकर के 2 घंटा आप अखबार पढ़ दीजिएगा। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में कि यदि जो 5 टॉपिक है,
5 टॉपिक में से हमारे सब्जेक्ट से कोई चीज़ रिलेट हो रहा है। जुडिशरी का न्यूज है तो जुडिशरी से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अलावा लेटेस्ट उससे कोई कानून बना है उस पर या तो आने वाला है, तो इन सारे चीज़ को कोरिलेट करना है। इकोनॉमिक्स से न्यूज है तो सब्जेक्ट से देख लीजिएगा वहाँ से क्या सवाल बन सकता है, इसका क्या प्रो है कॉन्स है, इस तरह से। सोसाइटी से है तो सोसाइटी से, इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल से, तो इसका अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करके कि वहाँ से यदि पूछा जाए कि आप ये जो आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपने बता रहा है इसका क्या मतलब उद्देश्य, क्यों चर्चा में है, इसके पीछे क्या और तथ्य है, तो सारी चीज़ को यदि आप पहले से पता है तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप काफ़ी कंफर्टेबल होकर के इंटरव्यू देते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। क्योंकि अखबार के बारे में पूछ लिया जाता है कि आज का अखबार आपने पढ़ा है, आप आज का अखबार में 5 महत्वपूर्ण न्यूज़ को बताइए, तो आप पहले से यदि तैयार करके रखे हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड में आएगा और उसका पहले से प्रिपरेशन आप किए हुए हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं। चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, अखबार का काम जरूर कर लेना है उस दिन। इसके अलावा नहा धो के तो पता ही है, थोड़ा सा जलपान करना है, बहुत ज़्यादा भरपेट नहीं खाना है। इसके अलावा आप अच्छे से ड्रेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से ड्रेस पहन करके उस दिन प्रयास कीजिएगा कि एक जो है ओला या तो फिर ऐसा गाड़ी जो कि आपका शीशा लगा हुआ हो, क्योंकि हो सकता है अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, उस दिन तो सबको पटना ही आना है, बीपीएससी ऑफिस में देना है, तो उस दिन कम से कम एक ओला बुक कर लीजिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा गाड़ी जो कि आपको शीशा बंद हो, क्योंकि आप जब बाल को ये सही करेंगे तो कई बार होता है ना कि जैसे बाइक से जा रहे हैं या ऑटो से जा रहे हैं तो हवा चल रही तो आपका बाल जो है खड़ा हो जाएगा, बाल खड़ा हो जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है सीधा करने में, और कई घंटों आपको बैठना पड़ता है। तो थोड़ा फ्रेश होकर कॉन्फिडेंट भी आता है कि आप यदि कार कर लिए, रिजर्व कर लिए या तो कोई और गाड़ी हो गया तो बंद शीशा वाला, तो उसमें लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंट आता है कि चलो भाई एक दिन ही तो खर्च करना है, इस अच्छे से जाइएगा बीपीएससी ऑफिस में के सामने उतर जाएंगे और फिर अंदर प्रवेश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो बाल उल आपका सही रहेगा, ड्रेस में किसी प्रकार का दिक्कत कुछ नहीं होगा और एकदम फ्रेश होकर के वहाँ पे जाएंगे। तो उस दिन तक ये चीज़ें हो गई। तो प्रयास ये कीजिएगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ कोई खास आपके फ्रेंड्स हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनको एक लोगों को साथ जरूर लेके जाइएगा। उससे क्या होगा कि जो इरिलेवेंट चीज़ें से आप अखबार लेकर के वहाँ पे गए हैं तो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, या तो कुछ और चीज़ें आप मतलब क्योंकि टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को भुलाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के आप जाते हैं, या इरिलेवेंट चीज़ जो वहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया कि जो आप इसको बाहर में छोड़ दीजिए, तो ऐसे में तो वहाँ पर कोई आदमी रहता है तो आपको एक कॉन्फिडेंट रहता है, उससे बातचीत करते हैं या तो उसको कोई ज़रूरी सामान है उसको रखने के लिए दे देते हैं। तो एक लोग को जरूर साथ में लेके जाइएगा उस दिन तक। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप ड्रेस पर आ जाते हैं। ड्रेस में दोस्तों क्या आपको करना है, खास करके मेल हो तो मेल के लिए अलग ड्रेस होता है, फीमेल हो तो फीमेल के लिए अलग ड्रेस होता है। तो मेल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेल के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक शर्ट, फुल पैंट, बूट और सॉक्स, ये इम्पॉर्टेंट्स है। और बेल्ट भी यदि आप लगाते हैं तो बेल्ट भी आपके लिए नेसेसरी ही है। खास करके बेल्ट नहीं होगा तो फिर आपका जो आप डिसेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो एक शर्ट है तो शर्ट किस कलर में होगा तो उसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पे चित्र दिखाएंगे। इसके अलावा पैंट, बूट कैसा होना चाहिए, सॉक्स कैसा होना चाहिए। तो आपका शर्ट जो होना चाहिए यदि आपके स्काई कलर में है, स्काई कलर में है तो फिर आप अच्छा मानते हैं। जैसे आप लोग को पता ही है कि आजकल तो YouTube में कई सारा वीडियो है जो कि यूपीएससी या तो बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने रखेंगे। पेंट जो हो गया नेवी ब्लू कलर का आप ले सकते हैं, नेवी ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर का आप पेंट ले लीजिए। बूट आपका ब्लैक होना चाहिए और लेदर का या रेक्सिन का जो भी मार्केट में आता है, जिस अनुसार से रेंट हो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस अनुसार से आपको एक जूते को खरीद लीजिएगा। ये तो पहले से है तो कोई बात नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक दिन पहले उस जूते को अच्छे से पॉलिश करवा लीजिएगा या तो खुद से घर में कर सकते हैं। इसके अलावा सॉक्स जो मौजा है तो जूते को मैच करने वाला, जैसे आपका जूता
ब्लैक का है तो चाहे तो आप वाइट मोजा का भी प्रयोग कर सकते हैं सॉक्स का, या तो ब्लैक भी करेंगे क्योंकि पैर के अंदर रहेगा तो वो ज़्यादा। लेकिन हाँ थोड़ा सा जैसे कई बार क्या होता है कि पैर ऊपर हो जाता है आपके सामने जो इंटरव्यू बोर्ड में जहाँ पे बैठेंगे उससे थोड़ा सा आपका दूरी होता है, तो कई बार फुल पैंट जो है पैर से ऊपर हो जाता है। तो मोजा जो सॉक्स है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जूते को मैच ना करे, तो जूता से मैच करते हुए सॉक्स लेते हैं तो बढ़िया माना जाता है। तो ये तो पुरुष के लिए हो गया। इसके अलावा महिला के लिए देखिए कई बार तो साड़ी लोग पहन करके जाती हैं जो महिलाएँ हैं, या तो फिर सलवार पहन कर जाते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल है। इसके अलावा चप्पल जो आपका साड़ी और सलवार से मैच करता हो तो चप्पल आवश्यक है। कई बार जो है लड़कियां इस बात में कंफ्यूज रहती हैं कि बाल को किस प्रकार से बना करके जाना है, तो अमूमन जो देखने को मिलता है कि लड़कियां खुले बाल के साथ जाना पसंद करती हैं और उसी तरह से जाना भी चाहिए, और इस तरह से आपका ये ड्रेस होगा। और अभी मैं इसका तस्वीर दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको। तो दोस्तों आपके सामने ड्रेस के बारे में देखिए इस तरह से ड्रेस होना चाहिए। अभी हालांकि ये यूपीएससी क्वालिफाई हैं, हमारे कोचिंग से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपके सामने सिर्फ इस वजह से लाया गया है कि जो मेल हैं, मेल के लिए देखिए यहाँ पे शर्ट है और आपका टाई इम्पॉर्टेंट है, शर्ट से मैच करता हुआ टाई। और इस प्रकार का यदि ब्लेज़र होता है तो ब्लेज़र का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन कई बार यह सवाल होता है क्या ब्लेज़र का चयन करना या ब्लेज़र का यूज़ करना यानी कोट का यूज़ करना क्या ज़रूरी है, नेसेसरी है? तो देखिए इसमें यह देखा जाता है, कई बार तो यह बताते हैं जो खास करके जो अनुभवी हैं या तो जो एक्सपर्ट हैं कि सीज़न का नॉलेज होना चाहिए। अब मान लीजिए कि गर्मी का मौसम पूरा है, हालांकि वहाँ तो एयर कंडीशन लगा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम पूरा गर्मी का मौसम है और फिर वहाँ पे आप ब्लेज़र पहन के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा इंप्रेशन तो नहीं बनता, क्योंकि सीज़न का आपको नॉलेज नहीं दिखता है, मतलब कि सीज़न के बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं है कि कभी भी कपड़ा जो है सीज़न के अनुसार पहना जाता है। उसी प्रकार से जब ठंडे के दिन में इंटरव्यू, जैसे जनवरी में हो गया या दिसंबर लास्ट में जब इंटरव्यू है और वहाँ पे आप ऐसे बिना ब्लेज़र का चले गए या तो बिना स्वेटर का चले गए, सिर्फ शर्ट पे चले गए, तो वहाँ भी बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता। इस वजह से नहीं होता क्योंकि ठंडे के दिनों में आपने उस ठंडे के हिसाब से अपने कपड़े का चयन नहीं किया है। तो इस तरह से आपका देखिएगा आप बॉडी के मैच से आपका सही जगह पे कपड़ा हो जाना चाहिए। ये तो मेल का हुआ। और फीमेल के लिए अब प्रकार से महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, हालांकि सिलेक्टेड हैं तो इनका मेरे संस्थान से कोई इनका संबंध नहीं है। कई बार क्लेम आ सकता है कि मेरा तस्वीर क्यों दिखा दिए, तो पर्पस यही है कि महिलाओं के लिए खास करके जो लड़कियों के लिए ड्रेस इस तरह से साड़ी, क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक पोशाक माना जाता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ब्लाउज़ का देखिएगा साइज़ देख लीजिए। और इस तरह से आपका मैंने बताया था कि एक फ़ाइल आपको ख़रीद लेना है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाल देखिए किस तरह से इन्होंने रखा है, तो कई बार तो खुले में लोग खुले बाल रखते हैं, कई बार जो है पीछे बांध लेते हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से कर सकते हैं। एक और चप्पल, लड़कियों के लिए चप्पल जो है आपका हील वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सिंपल एक लगे कि डिसेंट महिलाएं हैं, तो इस तरह से आपका कपड़ा होना चाहिए। ड्रेस के संबंध में इतना ही। और ये सारे चीज़ आपका इंटरव्यू से कम एक सप्ताह पहले आप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इंटरव्यू नज़दीक आता है तो कैंडिडेट के मन में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि अभी मेरा कपड़ा नहीं आया, अभी ये नहीं आया। तो ये बेवजह टेंशन लेने से अच्छा है कि पहले यदि आपके पास सारा ड्रेस वगैरह सब अवेलेबल होता है तो इंटरव्यू के लिए आप उस दिन तक अच्छे तरीके से तैयार होकर के इंटरव्यू। अब फिर से ड्रेस के बारे में देख लेते हैं कि मेल के लिए शर्ट आपने देख ही लिया, जो अभी मैंने पिक्चर दिखाया था। पैंट आपका जिस तरह से आपका ब्लेज़र होगा उसी प्रकार से पैंट आप यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लैक बेल्ट, बकल जो उसका होता है वो सिंपल वाला लेना है, ऐसा नहीं कि उसका सामने बड़ा जैसा हो, इस तरह से नहीं, जो सिंपल एक बेल्ट होता है लेदर का अच्छे से ले लीजिएगा। इसके बाद बूट, मैंने पहले भी बताया कि बूट ब्लैक होना चाहिए और जो सॉक से मैच करते हुआ, मतलब बूट से मैच करता हुआ सॉक होना चाहिए। उसी प्रकार से मैंने साड़ी बताया, तो साड़ी बेहतर माना जाता है। कई लोग सलवार का भी यूज़ करते हैं, तो साड़ी ठीक है क्योंकि भारतीय कल्चर का पहचान है।
चप्पल और फिर बाल के बारे में, जैसा कि आपने देख चुका है कि यहाँ पे बाल वाला ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब सवाल आता है कि इंटरव्यू बोर्ड में पूछा क्या जाएगा और इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले आपको क्या करना है। जैसे ही आप बीपीएससी गेट पर जाएंगे, वहाँ पे स्टाफ लगे होते हैं और एक बैठने के लिए आपका कॉमन, देखिएगा आप यदि कभी बीपीएससी ऑफिस गए हैं तो कोने में एक बैठने के लिए बनाया गया है, बैठने के लिए शेड है और वहाँ पे कुर्सियाँ हैं और जब तक कि आपका रोल नंबर और फिर ये सारा अरेंज नहीं हो जाता तब तक वहाँ पे आपको बैठा करके रखेंगे, चाहे फर्स्ट सेशन वाला हो या तो सेकंड सेशन वाला हो, सबको वहीं पे बैठाया जाता है, वेटिंग हॉल है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक प्रति आपका एडमिट कार्ड वाला लेगा और फिर आपको जाने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करके इंटरव्यू बोर्ड के लिए लेके जाया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर वहाँ पे जब लेके जाया जाएगा तो सबसे पहले, जैसे कोविड के काल में कोविड टेस्ट हो रहा था कि उसके बाद जांच करके फिर वहाँ पे जाने देते थे। अभी पता नहीं कि कोविड टेस्ट हो रहा है या नहीं, लेकिन हाँ यदि कोविड टेस्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो है अंदर लेके जाया जाता है। अब अंदर जब लेके जाया जाएगा तो फिर जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, जो आप फाइल में, मैंने बताया कि फाइल में उसको अरेंज करके रख लेना है, उस सारा सर्टिफिकेट का वहाँ पे टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद फिर आपको वहाँ बैठने के लिए वेटिंग एक मतलब हॉल होता है, उसी में बैठने के लिए दे दिया जाता है कि आप बैठिए और फिर आपका कोड आएगा। और कोड ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं होता, रेंडमली कहीं किसी भी बोर्ड में वह कोड जा सकता है, वहाँ पे कोड होगा, कोड दिया जाएगा। इसके बाद फिर किस बोर्ड में आपका है उस बोर्ड में एक वहाँ पे उसके स्टाफ होंगे और स्टाफ लेकर के जाएंगे और वहाँ एक जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ पे एक फिर से वेटिंग रूम बना हुआ है, अच्छा वेटिंग रूम है, अच्छी उसमें मतलब गद्देदार जो है आपका कुर्सियाँ भी लगी हुई है और एसी रहता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास ये कीजिएगा, जैसे मेल हैं तो मेल अपने पास छोटा यदि कंघी हो तो लेके जाइएगा, हालांकि वहाँ पे ऐनक उनक लगा हुआ है, लेकिन यदि कंघी अपना छोटा सा होता है पॉकेट में तो बाल को उस समय भी सही अरेंज कर सकते हैं। और वहाँ दिक्कत क्या होता है, जब तक कि जिस वेटिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, जो निकल रहा है, निकलने के बाद फिर उससे आपको जिज्ञासा बनती है कि क्या क्या आपसे पूछा गया। ये जिज्ञासा जब बन रही है तो प्रयास ये करना है कि हाल समाचार पूछ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछना है कि आपसे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा जाएगा, ये टेंशन नहीं। क्योंकि वहाँ एसी में होने के बावजूद कई बार तो ऐसे होते हैं कि आपका जो दिल है पहले से थोड़ा सा धड़क रहा होता है और ये डर बना होता है कि मेरे से क्या पूछा जाएगा, क्योंकि उस दिन आपका अंतिम दिन होता है कि आज ही जो करना है, आज ये सारा तरह तरह का ख्याल आता है कि आज यदि अच्छा नहीं हुआ तो अगला बार क्या होगा। तो इस तरह का स्वाभाविक सा प्रश्न है, आपके सामने आएगा ही। लेकिन उससे जो निकल रहा है इंटरव्यू बोर्ड से, उससे प्रयास करें कि कुछ ना पूछें और आसपास में और भी जो कुछ लोग बैठे होंगे उससे भी प्रयास करें कुछ ना पूछें। हाँ, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम इंटरव्यू से संबंधित मत पूछिएगा। उससे क्या होता है कि अननेसेसरी आपका प्रेशर क्रिएट होगा। नहीं तो बताएंगे कि इसके साथ ऐसा पूछा गया, इसके साथ ऐसा पूछा गया, तो इससे बेवजह। और कई बार तो ये बोर्ड का खौफ रहता है कि इस बोर्ड में जो है अच्छा मार्क्स नहीं दिया गया, ये करीमी सर का बोर्ड है, तो ये जो है आपका शुभेंद्र चौधरी का बोर्ड है, ये इन मैम का बोर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आता है, इस बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिलता है, इस बोर्ड में। तो ये जान कर भी आप प्रयास ही ना करें कि किन मैम या किन सर का बोर्ड है, क्योंकि प्रेशर जितना कम रहेगा उतना आपका इंटरव्यू बेस्ट रहेगा, ये तय मानिए। और आराम से जब एकदम पूरा सांस फूल रहा हो तो एकदम पूरा कहा जाता है कि थोड़ा ऊँठा को दबाइए एकदम ज़मीन से और फिर थोड़ा सा सांस, गहरा सांस लीजिए और आराम से इंटरव्यू हॉल में लेके जाया जाएगा। तो इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले कुछ कटसी होता है, उस कटसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कटसी ये है कि जैसे ही स्टाफ आपको इंटरव्यू बोर्ड के रूम के दरवाजे के पास लेके गए तो थोड़ा सा वहाँ वेट करना है और फाइल प्रयास कीजिएगा कि वेटिंग रूम है वहीं पे रख दिया जाए, फाइल लेके अंदर नहीं जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जा कर के दरवाजे वो खुद खोल देते हैं स्टाफ, आपको मे आई कमिंग सर या मे आई कमिंग मैम, आपको इजाज़त लेना है प्रवेश करने के लिए। वो खुद बोलेंगे ठीक है आइए आइए कम ऑन, इस तरह से बोलेंगे। और जैसे ही इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपको
जो बोर्ड के चेयरमैन बीच में बैठे होते हैं। अमूमन 3 सदस्य और एक चेयरमैन होते हैं, कहीं कहीं 5 भी होते हैं, लेकिन 4 जो है बीपीएससी में 4 ही एक बोर्ड में होते हैं। 3 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। तो हाँ, हो सकता है कि प्रत्येक बोर्ड में 1-2 महिला हो, है ना। तो बीच में जो बैठे होते हैं, सवाल उन्हीं से पूछा जाता है, वह चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन के द्वारा बोला जाएगा ठीक है आप बैठिए। तो जैसे ही इन करेंगे तो आप जो है सभी से, खास करके चेयरमैन के ऊपर नज़र रख करके कि प्रणाम सर, या तो फिर आप कह सकते हैं गुड इवनिंग सर या गुड मॉर्निंग सर, जो भी आपका टाइम है बोलने की हैबिट के अनुसार। ऐसा नहीं कि बिहार में तो चलिए जैसे प्रणाम सर बोला जाता है तो सर झुका के या तो थोड़ा सा ऐसे करके प्रणाम सर, तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। और ये नहीं कि जिसको गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है वो प्रणाम सर बोल रहे हैं तो उस समय जो है तुरंत क्विक आपका नहीं आ रहा है कि प्रणाम सर बोलें, या तो फिर आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या तो गुड इवनिंग बोलें। तो आपको जो हैबिट है उस तरह से आपको बोलना है। और महिला मेंबर है तो एक बार महिला मेंबर को भी प्रणाम मैम या तो प्रणाम ऐसे करके गुड मॉर्निंग मैम ऐसा करना है। तो खुद बोलेंगे कि ठीक है आप बैठ जाइए। अब बोलने के लिए बोलेंगे कि चलिए, वो खुद बोलेंगे कि बैठ जाइए, तभी आपको बैठने के बाद फिर आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलना ये कर्टसी का आपका पार्ट हो गया। थैंक यू बोलने के बाद फिर आपसे वो सवाल करेंगे जो चेयरमैन हैं कि बताइए आप ग्रेजुएशन आपने कब किया है, किस कहाँ कब किया है, क्या आपका ऑप्शनल पेपर है। हालांकि ऑप्शनल पेपर तो समाप्त ही कर दिया गया एक तरह से। ऑब्जेक्टिव टाइप का 67th के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑप्शनल है कि आपको पास करना ज़रूरी है। लेकिन जो CDPO है या तो फिर ऑडिटर है या तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है, यहाँ पे आज भी ऑप्शनल उसी प्रकार से हैं। तो ऑप्शनल के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो आपको बताना है। तो ये भी पूछा जाता है, काउंटर होता है खास करके कि आपका ये ऑप्शनल क्यों, आपका तो सब्जेक्ट ये है आपका ऑनर्स पेपर में, तो इस तरह से आपको बताना है। तो फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। देखिए, सारे सवाल से पहले सवाल को आप 3-4 कैटेगरी में बांट लें। पहला तो आपका इंडिविजुअल सवाल, जो इंडिविजुअल सवाल है, इंडिविजुअल सवाल में आपका सवाल ये बनता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि नाम नहीं पूछा जाता है, पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपका क्षेत्र किस क्षेत्र से वो भी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि आपको कोड दिया जाता है, हिडन कोड। और इंडिविजुअल जो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, है ना। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि आपसे नाम, पिता का नाम और क्षेत्र का नाम नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें क्या पूछा जा सकता है कि कई बार होता है कि डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को बढ़िया से, उसमें वहाँ के जो ज्योग्राफिकल जो स्थिति है, वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सोसाइटी, हो सकता है उस क्षेत्र में विशेष किसी खास पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना जाता हो। यदि वहाँ कोई GI टैग मिला हुआ है किसी वस्तु का, या तो कोई बढ़िया मंदिर है या कोई ऐसा धरोहर का चीज़ है, तो इन सारे चीज़ को के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको वहाँ के SP जो DM हैं, इसके अलावा जो और भी पदाधिकारी जो यदि किसी खास चर्चा में हैं, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपका एजुकेशन से रिलेटेड आपका इंडिविजुअल में ही सवाल पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन, मैंने पहले भी बताया ग्रेजुएशन के बारे में सवाल बनेगा। इसके अलावा ऑनर्स के बारे में सवाल बनेगा। यदि आपने ग्रेजुएशन मतलब मान लीजिए 2012 में किया है, 2015 में किया है, और फिर इंटरव्यू आप 2023 में दे रहे हैं, या 2017 में किया है, 2019 तक किया है, तो 2019 तक जो है माइनर चीज़ें हैं। यदि 2019 से पहले आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं। तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा जो 2019 से पहले ग्रेजुएशन किया है कि 4 साल आप क्या कर रहे थे। तो जैसे जिसमें अभी लेटेस्ट ही हुआ है 2019 या 20 में, तो आप कह सकते हैं कि सर अभी तैयारी में कर रहा था, बच जाएंगे। लेकिन जिनका 2019 से पहले, जिनका 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक गैप है, यहाँ तक कि कई लोग का तो 12-15 साल का गैप रहता है, तो उनसे सवाल बनता है कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे।
तो उनको एक बढ़िया जवाब देना पड़ेगा, संतुलित जवाब कि सर मैं ये कर रहा था कि नौकरी कर रहा था। तो कई बार तो जॉब कर रहे होते हैं लोग, तो जॉब करते हैं तो अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, सरकारी जॉब हो या तो प्राइवेट जॉब। जो कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बैड इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको कुछ जो है वहाँ पे इस खालीपन को भरने के लिए एक उचित जवाब जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो लगे कि नहीं सही में बनावटी जवाब ना हो, लगे कि नहीं विश्वास करने वाली बात है, हाँ हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। ये इससे क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि सर तैयारी कर रहे हैं, आप सच बोल रहे कि तैयारी कर रहे हैं, तो प्रभाव ये क्या पड़ता है कि आप 10 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका लर्निंग कैपेसिटी, या तो किसी भी चीज़ को सीखने में आप बहुत देर से उस चीज़ को सीखते हैं। आप जब सेवा में जाएंगे और यदि आपका ट्रेनिंग होगा तो उस समय तो नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा। जब बहुत ज़्यादा समय आपको सीखने में लगेगा तो सरकार को कितनी खर्च आपके ऊपर, इतना क्यों सरकार आपको खर्च करे आपके ऊपर, क्योंकि आपका सीखने का जो क्षमता है धीमा है। इस वजह से आप ये मत बताइएगा कि 5 साल से 7 साल से लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ ज़रूर बताइए कि सर हम खेती कर रहे थे, या तो पापा के साथ हम बिजनेस कर रहे थे, या तो आप कुछ और बता सकते हैं कि सर हम खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या तो बता सकते हैं कि सर हम यहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो जो भी कर रहे थे आपको उसके ऊपर पूरा आपका जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। और ये जॉब प्रोफाइल वाला इतना खतरनाक होता है, कई बार तो पूरा इंटरव्यू जॉब प्रोफाइल पे ही समाप्त हो जाता है। यदि सरकारी में आप जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या तो कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो कई बार तो सिर्फ जॉब प्रोफाइल पे ही इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। तो अच्छे से इसको तैयारी करना है। इसके बाद फिर आपका ऑप्शनल पेपर पर आएगा कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। तो ऑप्शनल पेपर पर आपका सवाल पूछा जा सकता है। कई मेंबर होते हैं, एक मेंबर ऑप्शनल पेपर पर सवाल पूछ लिया करेंगे कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। तो ऑप्शनल पेपर फिर देखिएगा, वहाँ से सवाल एक बनेगा कि आपका ग्रेजुएशन में जो आपका ऑनर्स पेपर था और आपका यहाँ पे जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें वेरी क्यों कर रहा है। और यदि आप सीडीपीओ के हैं, या तो प्रोजेक्ट मैनेजर से हैं, या तो फिर आपका ऑडिटर से हैं, तो उसमें कुछ खास ऑप्शनल पेपर दिया गया है। तो कुछ खास में से यहाँ ज़्यादा आपका सवाल नहीं बनेगा। और यदि सवाल बनेगा भी तो बताएंगे सर ये 4 विकल्प था हमारे पास, इनमें से चारों में से मैंने इस पेपर को पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, उसमें अच्छी मुझे समझ लगी और रोचक लगी, इस वजह से हम इस सब्जेक्ट को चूज किया। हाँ, अब पहले यहाँ से सवाल बनता था जब ऑप्शनल रहते थे तो ऑप्शनल के लिए, लेकिन अभी भी देखिए औपचारिक रूप से तो ऑप्शनल तो है ही। उसका मतलब चीज़ें, मतलब उसका जो जोखिम होता था उसका समाप्त कर दिया गया, लेकिन तब पर भी तो सवाल बनता ही ना कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। तो किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री। अभी तो मैक्सिमम लोगों का हिस्ट्री या ज्योग्राफी यही होगा ऑप्शनल पेपर, जब से आपका ऑप्शनल को रिटेन वाला समाप्त किया है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे लाया है। तो भी हिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा ये सब्जेक्ट वाला जो है ना, ऑप्शनल से रिलेटेड आपको पढ़ लेना पड़ेगा और अच्छे से कि आपका जवाब दे सकें। इसके अलावा फिर आपका जाएगा एक मेंबर करेंट अफेयर से जोड़ करके सवाल पूछेंगे। करेंट अफेयर्स में जैसे अखबार, मैंने बताया कि अखबार आप पढ़ेंगे तो अखबार में से आपका नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, लोकल इशू। लोकल इशू का मतलब ये नहीं कि आपके शहर में क्या घटना घटित हो रही है, मतलब कि स्टेट में कोई ऐसा, जैसे अभी जाति जनगणना को लेकर के देखिएगा पटना हाई कोर्ट ने इस पर अपना ओपिनियन दिया है। इसके अलावा फिर आपका हाल ही में जिस प्रकार से बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही है, इसके अलावा और भी कोई डिस्प्यूटेड सवाल पूछा जा सकता है। नक्सलवाद पर पूछा जा सकता है, बिहार के गरीबी पे पूछा जा सकता है, या तो अभी जैसे बाढ़ का मौसम, बारिश होने वाली है तो बाढ़ की स्थिति कई डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो वहाँ से सवाल हो सकता है। तो कई तरीके के सवाल हो सकते हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार अच्छे से आप थोड़ा सा कर लेंगे। इंटरनेशनल इशू में आपका फॉरेन रिलेशनशिप, खास करके बायलैटरल हो, मल्टीलेटरल हो,
कोई ऑर्गेनाइजेशन का बैठक हुआ है, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, संघाई हो गया, इस तरह से संगठन का बैठक, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा जो चर्चा में रहेगा। नेशनल इशू में अभी जैसे मणिपुर का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेटेस्ट और भी जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, पॉलिटिकल इशू जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हो रहा है या तो और जगह पे, तो उन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है करंट के लिए। इसके बाद एक सेक्शन आपका आता है हॉबी का, तो पूछ लिया जाता है, जैसे कई बार होते हैं जैसे नर्वस कोई हो जाता है तो उसको हॉबी से सवाल पूछ लिया जाता है, आपका हॉबी क्या है। तो अपने अपने तरीके से लोग हॉबी को बताते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में हॉबी बताते हैं, कुछ लोग गाना गाना मतलब म्यूजिक सुनना, इस तरह से हॉबी बताते हैं। कुछ लोग डायरी लेखन बताते हैं कि सर डायरी लेखन करता हूँ। कुछ लोग गार्डनिंग बताते हैं, किचन गार्डनिंग बताते हैं। तो अलग अलग तरीके का सबका हॉबी हो सकता है। तो आपके लिए जो बेहतर हॉबी है, सच वाला है, वो बताइएगा, झूठा हॉबी मत बताइएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे सवाल होता है तो फंस सकते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो मैंने जॉब वाला तो बता ही दिया, कुछ हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछा जाता है। हाइपोथेटिकल प्रश्न का मतलब हो गया सिचुएशन बेस्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है कि मान लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस से सवाल पूछ दिया जाए कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। मेरे से तो एक बार पोस्ट प्रेफरेंस से ही सवाल इतना पूछ लिया गया कि आधा से ज़्यादा मेरा इंटरव्यू पोस्ट प्रेफरेंस पर ही समाप्त हो गया। तो जैसे आप पहला पोस्ट प्रेफरेंस में क्या रखा है, दूसरा में क्या रखा है, तीसरा में, 3 याद कर लीजिएगा, उस पर तैयार कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहीं से विशेषतर सवाल पूछा जाता है। जैसे अभी 67th वाले के लिए SDM है, इसके बाद DSP है, कुछ और भी आपके लिए 9 लेवल के अच्छे पोस्ट हैं, तो आप प्रायोरिटी तय कर लीजिएगा। और उसका सवाल खास करके जैसे SDM वाला है तो अमूमन सबका एक ही जैसा है कि ये इसलिए कि इसमें थोड़ा सा ग्लोरीफाई है या तो फिर कार्य करने में डाइवर्सिटी है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता है, अपने जो टैलेंट है यहाँ पे रखने में काफ़ी मदद मिलती। तो ये सारी चीज़ें रटे रटाए चीज़ें जवाब देते हैं। DSP यदि आप रखते हैं फर्स्ट में तो ध्यान दीजिएगा, मेरे से पूछ लिया गया था, बहुत सारा सवाल पूछा गया था DSP से। तो पुलिस से संबंधित जो समस्याएं हैं, बिहार हो, नेशनल लेवल पर हो, कि पुलिस से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, बदलती हुई क्राइम का नेचर, और फिर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारे पास पुलिस में क्या क्या कमियां हैं, क्या इसमें रिफॉर्म्स किया जा सकता है, इसके अलावा क्या क्या पुलिस के सामने वर्तमान में चुनौतियां हैं। और प्रकाश सिंह का जो केसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में अपना जो मत दिया था, उसको आप ये करके मतलब रेफरेंस लेकर के आप बता सकते हैं। और साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा सा कि किस प्रकार से साइबर क्राइम से लड़ने में वर्तमान पुलिस संभव है। इसके अलावा पुलिस से संबंधित कुछ सवाल आपका बन सकता है, कुछ IPC CRPC का जो इम्पोर्टेंट जो आपका सेक्शन है वहाँ से आपका सवाल बनता है। मेरे से कई बार सवाल पूछ भी लिया गया था। जैसे मेरे से सवाल एक बार पूछा गया था कि IPC CRPC में क्या डिफरेंट है, और कुछ जो है उसमें ये पूछा गया था, जैसे आपको केस स्टडी डाल दिया, मान लीजिए कोई अपराधी है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो पुलिस वहाँ उसको गिरफ्तार करने से लेकर के कोर्ट तक ले जा रहे हैं, तो किस पावर के तहत ले जा रहे हैं, इसका कहाँ पे व्याख्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो आपको ऑप्शन दे देगा ये CRPC में है कि IPC में है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और यदि कोर्ट जो है इस पर डिसीजन देती है तो डिसीजन जो देगी तो वो IPC के तहत देगी या CRPC के तहत देगी, तो ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, जैसे 144 कब लागू किया जाता है या 302 क्या है, इस तरह से चीज़ें आप जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको देख लीजिए। पुलिस से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे से तो जुडिशरी से सवाल कर दिया गया था कि अभी हाल के दिनों में आपको पता होगा कि जुडिशरी में इतना सारा केसेस पेंडिंग है, तो इस केसेस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या आप उपाय सुझा सकते हैं, तो आप अपने अनुसार से जवाब दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। DSP जब रखते हैं तो और देखिए केस स्टडी क्या बनता है, सिचुएशन आपसे सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि मान लीजिए कि यहाँ आप जा रहे हैं, आप कहीं पे अपना पर्सनल कार्य के लिए, और हो सके वहाँ
नक्सलवादी हो या तो कोई ऐसा चीज़ एक्टिविटी हो जाए जो कि आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या तो आप ड्यूटी में हैं, कहीं दंगा हो गया तो उस दंगा को कैसे शांत करेंगे, और इसके अलावा कहीं मेला है तो मेला में आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पे दो जैसे संप्रदाय के बीच में तनाव है तो उस मेले को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सब आपका सिचुएशन बेस्ड सवाल हो सकता है। फिर इसी प्रकार से आपका एसडीएम है तो एसडीएम की कौन कौन सा योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इस प्रकार के सवाल वहाँ पे बनते हैं। तो आप सिचुएशन बेस्ड, इसके अलावा ओपिनियन बेस्ड भी सवाल बनता है। कई बार तो सवाल जो है आपसे पूछ दिया जाएगा कि जैसे मेरे से एक बार सवाल पूछा था कि अरविंद केजरीवाल, उसमें मेरा 66 का जो है इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि कृषि कानून उसी समय देखिएगा आया था और अरविंद केजरीवाल ने बिल फाड़ दिया था विधानसभा में। तो मेरे से यहाँ से सवाल पूछ दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो बिल फाड़ा वह सही है या गलत। तो आप देखिए, आपसे पूछ लिया, ये ओपिनियन आपको देना है, सही है या गलत आप तय करके बताएंगे कि क्या प्रॉपर आंसर होगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सवाल बनता है कि कई लोग आपको बताते हैं, कई बार कंफ्यूज स्टूडेंट खुद हो जाता है कि कौन सा सवाल का जवाब देना है, कौन सा सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो सॉरी क्या बोलना चाहिए। देखिए सॉरी आप बोलेंगे, सॉरी एक प्रॉपर जवाब होता है। जो नहीं आ रहा है तो झूठ नहीं बोलेंगे, गलत जवाब नहीं देंगे, सॉरी बोलेंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन पर सॉरी बोलेंगे जो फैक्ट बेस पर हो। जैसे किसी भी इंसान का अपना एक मेंटल एबिलिटीज़ होता है, एक लिमिटेशन होता है यादाश्त करने का, याद करने का। कई बार क्या होता है कि कोई प्रश्न आपका मतलब कोई फैक्ट माइंड में नहीं है, तो ये ह्यूमन नेचर होता है। उसको आप अब सॉरी बोल सकते हैं कि सॉरी सर अभी मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, या तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से सॉरी बोल करके बोल सकते हैं। लेकिन आपका यदि इसी प्रकार से प्रश्न यदि पूछ दिया जाए ओपिनियन बेस्ड में कि मान लीजिए अभी महाराष्ट्र में जो इशू चल रही है, इस बात से आप कहाँ तक सक्षम हैं कि मतलब दल बदल वाला जो अभी इशू आया है एनसीपी को दो फाड़ में, ये चीज़ें, तो आपसे सवाल कर दिया जाए, या तो फिर जातिगत जनगणना पे आपका सवाल बिहार से कर दिया जाए, जो बिहार में अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रही है उस पर आपका ओपिनियन पूछ दिया जाए। तो यहाँ यदि टफ ओपिनियन है तो आपको यहाँ सॉरी नहीं बोलना है, आपको कुछ भी तो बोलना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है कि आप बायस्ड निकलें, लेकिन प्रयास ये करना है कि बायस्ड जवाब नहीं दें, न्यूट्रल जवाब देना है। लेकिन यहाँ आप सॉरी नहीं बोल सकते। यदि आपसे सवाल पूछ रहा है ओपिनियन बेस्ड तो ओपिनियन बेस्ड में सॉरी नहीं बोला जाता है, आपको कुछ तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज का जो है जितने भी आपका एक तो कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में सवाल जो था कि स्टार्टिंग से जिस दिन आपका इंटरव्यू का डेट अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर के इंटरव्यू के दिन तक और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है किस किस क्षेत्र में, सारे चीज़ों का जवाब मैं शायद यहाँ पे देने में सक्षम हुआ हूँ। एक बार फिर से मैं बता दूँ कि प्रेरणा IAS एकेडमी की तरफ से ऐसे बच्चे जिनके पास उतनी संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें मुफ्त में PT, मेंस और इंटरव्यू का तैयारी कराया जाता है। और प्रत्येक वीकेंड रविवार को आपका अभी CDPO का, प्रोजेक्ट मैनेजर का, ऑडिटर का और आगामी 67th जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिए फ्री में इंटरव्यू की तैयारी यहाँ से कराया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं इस संस्थान से जुड़ने के लिए तो ये आप एड्रेस जो है नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख करके फ़ोन नंबर भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा, संपर्क करके